बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ अगले आधे घंटे के लिए नारायण दत्त मिश्र। तो सबसे पहले प्रस्तुत है इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। 24 फरवरी तक चलेगा यह महोत्सव। मकसद है जनजातीय कलाकार और शिल्पकार की जीवंत संस्कृति, विरासत और क्षमता को देश और दुनिया के सामने रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के भारत मंडपम में किया भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए बनता जा रहा है एक मिशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एक जिला एक उत्पाद कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण पहल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्सपो माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों को देने जा रहे हैं वैश्विक मंच। जम्मू कश्मीर में खुला पहला बाजरा रेस्टोरेंट। बाजरा के उपभोग को बढ़ावा देने का है उद्देश्य। कठुआ का कृष्णा मिलेट रेस्टोरेंट परोसता है बाजरा, मक्का और रागी से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। यह महोत्सव 24 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से जनजातीय कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। ट्राइफेड द्वारा आयोजित यह महोत्सव, इसका जो मकसद है वो जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और क्षमता को देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। आदिवासी महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो 16 से 24 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में देश के विविध हिस्सों से 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, 500 कलाकार पहुंचे हैं। 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 10 सालों में जनजातीय समाज को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के अनेकों कार्य हुए हैं। जनजातीय बजट में कई गुना इजाफा हुआ है। संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। जनजातीय गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। बच्चों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाएं विकसित हुई हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्थापित किए गए हैं। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुच्छेद में शामिल करने का अपने प्रयास को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदि महोत्सव पर बोलते हुए जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरांव ने कहा कि पिछले सरकारों ने जनजातीय समाज को पहचानने में 50 साल की देरी की। ये 25 स्टॉल इतना कंपटीशन के बाद यहाँ आए हैं, आप इसको देख लीजिए। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ, आप ये मौका लीजिए दिल्ली में। हम ये पहला बार नहीं कर रहे हैं, ये विगत 8 साल से हम लोग ये कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं। ये महोत्सव काफी दिल्ली में केवल नहीं होगा, ये बहुत सारे शहर में होता है। 450 से ज्यादा महोत्सव हम लोग कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे हजारों ट्राइबल लोग यहाँ आपका इन्वॉल्व हुए हैं। आदि महोत्सव ने जनजातीय समाज को एक मंच दिया है। उस मंच पर समाज की संस्कृति है, विरासत है। विरासत के साथ उनकी शिल्पकारी है, जो जनजातीय समाज को मुख्य धारा का हिस्सा बना रहा है। आदि महोत्सव जनजातीय समाज के लिए केवल आयोजन नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवंतता, उनकी विरासत का एक प्रमाण है, एक नमूना है।
और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आदि महोत्सव के जरिए जनजातीय समाज को आर्थिक सशक्तिकरण और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया। कपड़ा जगत के इस बड़े आयोजन में 120 से अधिक देशों के लोग भागीदारी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 120 से अधिक देशों की भागीदारी ने कार्यक्रम को संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला का वैश्विक मंच बना दिया है। पीएम ने विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी ली। पीएम ने प्रदर्शकों से संवाद किया और उन्हें कई अहम सुझाव भी दिए। कपड़ा उद्योग से जुड़े इस सबसे बड़े मंच को संबोधित करते हुए पीएम ने बीते एक दशक में टेक्सटाइल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। पीएम ने कहा कि टेक्सटाइल देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ये सेक्टर 11% का योगदान दे रहा है। पीएम ने कहा कि फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। इस साल के बजट में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव करके इसका विस्तार किया गया है। साथ ही क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें 80% योगदान हमारे एमएसएमईज का ही है, उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पीएम ने टेक्सटाइल रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए उपलब्ध संभावनाओं को भी रेखांकित किया। पीएम ने एआई सहित नवीन तकनीक के समावेश से इस सेक्टर के भविष्य को लेकर भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार हाथ के हुनर को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए 2400 से ज्यादा बड़े मार्केटिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पर हजारों हैंडलूम ब्रांड रजिस्टर भी कर चुके हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग, इसका भी बहुत बड़ा लाभ इन ब्रांड्स को हो रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकास भी और विरासत भी के मंत्र को दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत के लिए उसमें अपार संभावनाएं हैं। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर साथ लाने वाला ये कार्यक्रम 17 फरवरी तक चलेगा। अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्सपो माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यह एक्सपो न केवल हमारे कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रविवार को एक बयान में कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक जिला एक उत्पाद एक्सपो प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्थानीय शिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सपो में प्रदेश के 38 ODOP उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए पशुधन मिशन योजना शुरू की गई है। पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पशुधन मिशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पशुपालन से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए व युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम करेगी। योजना का उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और प्रति पशु उत्पादकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी और मुर्गी पालने के साथ ही चारा विकास के लिए सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जा रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत जो किसान अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, जो खुद का रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके तहत किफ़ायती ब्याज दर के साथ लोन उपलब्ध करवाया जाता है। लोन के लिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक आधिकारिक वेबसाइट उद्यमी TRA.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से पशुपालकों को काफी अधिक फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की फसलों के लिए किसी भी कीमत पर खाद की कमी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया में यूरिया और DAP की किल्लत से संबंधित खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जाए, ताकि फसलों की पैदावार में प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों की अधिक जरूरत के अनुसार भी सभी पैक्स में यूरिया और DAP खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त इफ्को व क्रिभको प्रबंधकों को भी सभी पैक्सों में मांग के अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध करवाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनके लिए किसान हित सर्वोपरि है। उनको खाद, बीज से लेकर फसलों के उचित भाव दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में राजस्थान कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन के लिए प्रगतिशील युवा कृषकों को विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन के नवीन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए भिजवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना में कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना अंतर्गत कृषि भवन से 40 युवा प्रगतिशील कृषकों के दल को 7 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के लिए रविवार को रवाना किया गया। आत्मा परियोजना के तहत प्रगतिशील किसान मशरूम उत्पादन पर 17 से 21 फरवरी तक हिसार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले में मशरूम उत्पादन की व्यापक संभावना के मद्देनजर आत्मा परियोजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने हेतु मशरूम उत्पादन, स्पॉन व कंपोस्ट इकाई यूनिट स्थापना पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। मशरूम उत्पादन इकाई स्थापना की लागत 20 लाख रुपए निर्धारित है। परियोजना लागत का 40% अधिकतम 8 लाख प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैंक एंड अनुदान देय है। स्पॉन बनाने की इकाई स्थापना 15 लाख रुपए, परियोजना लागत की 40% अधिकतम 6 लाख रुपए प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड अनुदान किसान को देय है।
किसानों को नई नई तकनीकों से काफ़ी मुनाफा हो रहा है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से अधिक किसान जुड़े, इसके लिए बिहार सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों के खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कई किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कहते हैं कि जल ही जीवन है। ऐसे में जल की बर्बादी रोकने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। बिहार सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के तहत किसानों को फायदा हो रहा है और आम लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत पानी की बर्बादी नहीं होती और यह जमीन में ही रहता है, जिससे लंबे समय तक पानी की उपलब्धता बनी रहती है। किसान बिहार सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसानों के खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम लगाया गया है, तब से उन्हें अपने खेतों में पानी देने की कोई चिंता नहीं होती। पौधों को जब भी पानी की ज़रूरत होती है, एक स्विच से सभी पौधों की जड़ों तक आसानी से पानी पहुंच जाता है। नाली और पाइप में पानी की बर्बादी का भी डर नहीं होता। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। पौधों को जितनी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उतना ही पानी देता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और पानी की बचत भी होगी। स्प्रिंकल सिस्टम से ठंड के मौसम में भी किसानों को काफ़ी राहत मिलती है। जहां एक तरफ घना कोहरा खेतों की फसलों को पूरी तरह जकड़ लेता है, वहीं दूसरी तरफ स्प्रिंकल से सिंचाई का पानी फसलों को कोहरे से मुक्त कर स्वस्थ रखता है। जम्मू कश्मीर में पहला बाजरा रेस्टोरेंट कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में खोला गया है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ बाजरा के उपभोग को बढ़ावा देना है। कठुआ जिले में स्थित कृष्णा मिलेट रेस्टोरेंट बाजरा, मक्का और रागी से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसता है, जिसमें पारंपरिक व्यंजन, डोसा और मोमोज शामिल हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को चलाने वाली पूजा ने इस परियोजना के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, मैंने हाल ही में इस रेस्तरां की शुरुआत की है और इसे खोलने के लिए मुझे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों को स्वस्थ भोजन परोसने के साथ साथ मैं 10 महिलाओं के हमारे स्वयं सहायता समूह के लिए बेहतर जीवन स्तर बनाने में भी मदद करती हूँ। हम ना गांव में आकर बड़ी खुश हैं कि मैम ने हमें रोज़गार दिया, सर जी ने, तो हम लेडीज़ भी काम करने के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं है। तो हम खुद नारी शक्ति जिंदाबाद है, तो हम काम कर सकती हैं। ऐसे घर में रहते थे तो सर ऐसे गुजारा नहीं होता था। चलो थोड़ा बहुत सर जी ने ये हमें दिया, तो हम सर जी का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये बड़ा थैंक्स करते हैं कि हमें रोज़गार लगाया हमें, तो हम अपने बच्चे पाल। जो इनके मेन्यू है इसमें हमने इनके मोमोज ट्राई किए, रागी के मोमोज, फिर इनके इडली वो भी रागी की, डोसा जस्ट अभी खाया, डोसा सांभर, और स्वांखी के चावल जो, और खीर है ये अमरंथस की, सियूल बोलते हैं जिसको हम लोकली, तो ये यहाँ पे सब मिल रहा है और बहुत टेस्टी बना रखा है इन्होंने और एकदम घर के खाने जैसा स्वाद। केमिकल फ्री है और कोई इस पे कोई छिड़काव नहीं है किसी पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का, और जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। आजकल जैसे हम ऐसे भी यूजुअली बोलते हैं कि ईट सीजनल, ईट रीजनल, जो हमारे रीजनल फूड्स हैं हम अगर उनको जो सीजनल है उनको खाएं तो हमारी हेल्थ में काफ़ी इजाफा होगा। कठुआ के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सुरिंदर मोहन शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, इस रेस्तरां का खुलना एक बहुत अच्छी पहल है। लोगों में मोटे अनाज के प्रति रुचि पैदा होने से यह फास्ट फूड का बेहतर विकल्प बन जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाना भी खा लिया जो उन्होंने बनाया था। बड़े हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं और प्योर ऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है और अच्छा टेस्ट है, हेल्दी है। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पर और इनकी हौसला अफजाई के लिए उनको यहाँ बैठना चाहिए, खाना चाहिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और ये भी अच्छा अपना काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है, डायरेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये मिला के अच्छा है, अच्छी चीज़ है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
पंजाब में मक्का की बुवाई का काम करें, वहीं सूरजमुखी की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। पंजाब में इन दिनों कई इलाकों में ठंड पड़ रही है। ऐसे में यहाँ के किसान सरसों की फसल को ठंड से बचाने के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। पंजाब में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई के लिए ये समय उचित है। यहाँ के किसान उन्नत किस्म के गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खीरा, ककड़ी और करेले की बुवाई का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी, खीरा, लौकी, कद्दू और करेले की बुवाई करें। यहाँ के किसान इन दिनों जायद की मक्का बोने का काम कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उड़द की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज की रोपाई जारी रखें। प्याज की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। राजस्थान में गेहूं, चना और बागवानी वाली फसलों में सिंचाई करें। इतना ही नहीं, बीज बनने के समय सरसों और जीरे की फसल में भी हल्की सिंचाई करना जरूरी है। यहाँ के किसान इन दिनों गन्ने की कटाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में तैयार आलू की खुदाई का काम करें। शुष्क मौसम को देखते हुए सरसों की फसल में फली या बीज बनने के दौरान सिंचाई करना ना भूलें। मध्य प्रदेश में गन्ने की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। यहाँ के किसान मार्च महीने या वसंत ऋतु में गन्ने की रोपाई करने के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब देख लेते हैं कुछ खास खबरों को। दिल्ली में सरकार गठन की कवायद हुई तेज। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक अब 19 फरवरी को हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। देश भर के 60 सबसे व्यस्त और भीड़ वाले स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एलिजाबेथ पर हमला बोला। कहा, एलिजाबेथ के पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के साथ हैं मजबूत संबंध। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति जारी की है। नीति के तहत 1 अप्रैल से राज्य के पवित्र क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी।
प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पार पहुंची। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण जारी। 15 से 24 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में तमिलनाडु से 5 समूहों के तहत लगभग 1000 प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही किसान समाचार का यह बुलेटिन होता है समाप्त। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।